आता शब्द भेदी बाण था, अखंड शक्ति का वो प्रमाण था, जिसे कोई रोक न पाए वो ऐसा अग्निबाण था। इस धरा का वो वीर पुत्र पृथ्वीराज चौहान था। दोस्तों, ये कहानी भारतीय इतिहास के सबसे प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान की है, जिन्होंने कहा था, मैं अपनी ज़िंदगी के बदले गजनी के सुल्तान को भारत की एक मुट्ठी मिट्टी तक ना दूं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म सन 1166 में गुजरात में राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी के घर में हुआ था। सन 1177 में पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर की मृत्यु हो गई थी। जब पृथ्वीराज सिर्फ 11 वर्ष के थे, तब इन्होंने अपनी माता के साथ राजगद्दी को संभाला। यहाँ पृथ्वीराज अपना बचपन बिता रहे थे, वहीं कोई भारत को लूटने की योजना बना रहा था, और वो था गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी। सन 1175 में जब पृथ्वीराज सिर्फ 9 साल के थे, तब गौरी ने सिंधु नदी को पार किया और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। सन 1178 में गौरी ने भारत पर गुजरात की ओर से हमला किया, लेकिन उस समय गुजरात की चालुक्य वंश की रानी नायकी देवी ने बड़ी बहादुरी से युद्ध करते हुए गौरी को भारत से भगा दिया था। लेकिन मोहम्मद गौरी किसी भी तरह से भारत में सिर्फ घुसना चाहता था। सन 1190 में गौरी ने भारत पर इस बार पंजाब की ओर से हमला किया और छोटे छोटे राजाओं को हराकर पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया। वह भटिंडा से अपना शासन चलाने लगा। अपने साम्राज्य के विस्तार और सुव्यवस्था पर पृथ्वीराज चौहान की पैनी दृष्टि हमेशा जमी रहती थी। अब उनकी इच्छा पंजाब तक अपना क्षेत्र विस्तार करने की थी, किंतु उस समय पंजाब पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो चुका था। पृथ्वीराज यह बात भली भांति जानते थे कि मोहम्मद गौरी से युद्ध किए बिना पंजाब में चौहान साम्राज्य स्थापित करना असंभव है। यही विचार करके अब उन्होंने गौरी से युद्ध करने का निर्णय ले लिया। अपने इस निर्णय को साकार करने के लिए पृथ्वीराज चौहान सन 1191 में एक विशाल सेना लेकर पंजाब की ओर रवाना हो गए। पृथ्वीराज चौहान ने तीव्र गति से कार्यवाही करते हुए हांसी, सरस्वती और सरहिंद के किलों पर अपना अधिकार कर दिया। तभी पृथ्वीराज चौहान को सूचना मिली कि गुजरात के अनहिलवाड़ा में किसी ने विद्रोह कर दिया है। अब पृथ्वीराज विद्रोह को कुचलने के लिए पंजाब से अनहिलवाड़ा की ओर रवाना हो गए। तभी उनके पीठ पीछे मोहम्मद गौरी ने फिर से सरहिंद के किले पर कब्जा कर दिया। जब यह खबर पृथ्वीराज को मिली, तो उन्होंने शीघ्र ही विद्रोहियों को कुचल दिया और फिर से पंजाब की ओर कूच कर दिया। अनेसर से 14 मील दूर और सरहिंद के किले के पास तराइन नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज की सेना आमने सामने खड़ी हो गई। तब राजपूतों ने बड़े ही विनाशकारी तरीके से गौरी के सैनिकों पर हमला कर दिया। जो भाग गया वो बच गया, लेकिन जिसने भी युद्ध करने की सोची, उनको गाजर मूली की तरह राजपूतों ने काट डाला। राजपूतों की इतनी आक्रामक युद्ध नीति देखकर गौरी की सेना में हाहाकार मच गया। मोहम्मद गौरी भी घायल हो गया था और वह जमीन पर गिरने ही वाला था। तभी उसके एक सैनिक ने उसे देख लिया और वह कूदकर गौरी के घोड़े की कमान अपने हाथ में लेकर उसे युद्ध के मैदान से भगा कर ले गया। नेतृत्व विहीन गौरी के जितने भी तुर्क सैनिक बचे थे, वे सब भी भाग खड़े हुए। पृथ्वीराज की सेना ने 80 मील तक गौरी की सेना को भगाया, लेकिन गौरी की सेना ने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। इस प्रकार तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान बड़ी वीरता से जीत गए। इस जीत से पृथ्वीराज चौहान को 7 करोड़ की धन संपदा प्राप्त हुई। इस धन संपदा को उन्होंने अपने बहादुर सैनिकों में बांट दिया। इस विजय से संपूर्ण भारतवर्ष में पृथ्वीराज चौहान की धाक जम गई और उनकी वीरता, धैर्यता और साहस की कहानियां सुनाई जाने लगी। लेकिन इस युद्ध में सिर्फ एक गलती हो गई, जो इसमें मोहम्मद गौरी जैसे सांप को जिंदा छोड़ दिया गया। पृथ्वीराज चौहान द्वारा राजकुमारी संयोगिता का हरण करके इस प्रकार कन्नौज से ले जाना राजा जयचंद को बुरी तरह कचोट रहा था। उसके हृदय में अपमान के तीखे तीर चुभ रहे थे।
वह किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज चौहान का विध्वंस करना चाहता था, भले ही उसे कुछ भी करना पड़े। विश्वसनीय सूत्रों से उसे पता चला कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से अपनी पराजय का बदला लेना चाहता है। बस फिर क्या था, जयचंद को मानो अपने मन की मुराद मिल गई हो। उसने गौरी की सहायता करके पृथ्वीराज को समाप्त करने का मन बनाया। जयचंद अकेले पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता था। उसने सोचा इस तरह पृथ्वीराज भी समाप्त हो जाएगा और दिल्ली का राज्य उसको पुरस्कार स्वरूप दे दिया जाएगा। राजा जयचंद की आंखों पर प्रतिशोध और स्वार्थ का ऐसा पर्दा पड़ा कि वह अपने देश और जाति का स्वाभिमान भी त्याग बैठा था। राजा जयचंद के गुस्से और नफरत का परिणाम यह हुआ कि जो मोहम्मद गौरी तराइन के युद्ध में अपनी हार को भुला नहीं पाया था, वह फिर पृथ्वीराज का मुकाबला करने के षड्यंत्र करने लगा। राजा जयचंद ने दूत भेजकर गौरी को सैन्य सहायता देने का आश्वासन दिया। जयचंद की सहायता पाकर गौरी तुरंत पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए तैयार हो गया। जब पृथ्वीराज को ये सूचना मिली कि गौरी एक बार फिर युद्ध करने की तैयारियों में जुटा हुआ है, तो उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मोहम्मद गौरी की सेना से मुकाबला करने के लिए पृथ्वीराज के मित्र और राजकवि चंद्रबरदाई ने अनेक राजपूत राजाओं से सैन्य सहायता का अनुरोध किया, परंतु संयोगिता के हरण के कारण बहुत से राजपूत राजा पृथ्वीराज के विरोधी बन चुके थे। वे कन्नौज नरेश जयचंद के संकेत पर गौरी के पक्ष में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। सन 1192 में एक बार फिर पृथ्वीराज और गौरी की सेना तराइन के क्षेत्र में युद्ध करने के लिए आमने सामने खड़ी थी। दोनों ओर से भीषण युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज की ओर से लगभग 3 लाख सैनिकों ने भाग लिया था, जबकि गौरी के पास 1,20,000 सैनिक थे। गौरी की सेना की विशेष बात ये थी कि उसके पास शक्तिशाली घुड़सवार दस्ता था। पृथ्वीराज ने बड़ी ही आक्रामकता से गौरी की सेना पर आक्रमण किया। उस समय भारतीय सेना में हाथी के द्वारा सैन्य प्रयोग किया जाता था। गौरी के घुड़सवारों ने आगे बढ़कर राजपूत सेना के हाथियों को ही घेर लिया और उन पर बाण वर्षा शुरू कर दी। घायल हाथी न तो आगे बढ़ पाए और न पीछे, बल्कि उन्होंने घबराकर अपनी ही सेना को रौंदना शुरू कर दिया। तराइन के द्वितीय युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि जयचंद के संकेत पर राजपूत सैनिक अपने ही राजपूत भाइयों को मार रहे थे। दूसरा, पृथ्वीराज की सेना रात के समय आक्रमण नहीं करती थी। यही नियम महाभारत के युद्ध में भी था, लेकिन तुर्क सैनिक रात को भी आक्रमण करके मारकाट मचा रहे थे। परिणाम स्वरूप इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। जयचंद का इससे भी बुरा हाल हुआ। मोहम्मद गौरी ने उससे कहा, जो अपने देश के साथ गद्दारी कर सकता है, वो मेरे साथ क्या वफादारी करेगा। जिसके परिणाम स्वरूप मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी मार डाला। पृथ्वीराज की हार से गौरी का दिल्ली, कन्नौज, अजमेर, पंजाब और संपूर्ण भारतवर्ष पर अधिकार हो गया। भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हो गया। योग्य सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर बनाकर मोहम्मद गौरी वापस गजनी लौट गया। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई, इसका अभी तक कोई स्पष्ट रूप से प्रमाण नहीं मिला है। अलग अलग इतिहासकार अपने अलग अलग राय बताते हैं, जिसमें पृथ्वीराज रासो का दावा है कि पृथ्वीराज को एक कैदी के रूप में गजनी ले जाया गया और उन्हें अंधा कर दिया गया। यह सुनकर कवि चंद्रबरदाई ने गजनी की यात्रा की और मोहम्मद गौरी को चकमा दिया, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी की आवाज़ की दिशा में तीर चलाया और उसे मार डाला। कुछ ही समय बाद पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे को मार डाला। दोस्तों, अगर वीर राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान की ये कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।